मेरे साथ जो इस वक्त शख्सियत बैठे हुए हैं, इनके बारे में बड़ी सारी बातें होती हैं। हमने भी सुनी जब मैं उत्तर प्रदेश में चुनाव यात्रा पर निकला, तो बहुत सारे नेताओं के बीच में एक नेता का नाम जो लिख के रखा हुआ था जिनसे मिलना है, वो ब्रिजभूषण शरण साहब हैं। 6 बार के लगातार एमपी हैं और कुछ लोग इन्हें बाहुबली के नाम से जानते हैं, कुछ लोग इनको मतलब इनका एक जो पूरा वर्चस्व है उसके बारे में बहुत सारी अलग अलग कहानियां आप सुनते रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत हमें समय देने के लिए। ये जो मैं अब आ रहा था जब यहाँ पर, तो मुझे बताया गया जिम में चले जाइए। एक तो बड़ा लंबा जिम में मैं यहाँ पहुंचा। ये सब मुझे पता है, आप पहलवानी करते हैं, आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं। ये इतना जबरदस्त सेटअप क्या है? मैंने सन 1992 में स्वस्थ गोंडा, साक्षर गोंडा और हरा भरा गोंडा, 3 विषय को मैंने 92 में लिया था। पहली बार जब एमपी बना था, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण, और तब से तीनों पर लगातार काम कर रहा हूँ। और जो नेता होते हैं या समाज में किसी तरीके से जिनका स्थान है, उनका जीवन खुद का कैसा है, इससे लोग प्रेरणा लेते हैं। कुछ बोल कर लेते हैं, कुछ बिना बोले लेते हैं। और इसलिए मैंने अपना ये दैनिक, हमारा नियम है कि मैं 6 बजे जिम में 6:15 बजे आ जाता हूँ, और गांव के बच्चे आ जाते हैं, आसपास के बच्चे आ जाते हैं, कुछ नीचे खेलते हैं, और 1.5 घंटा या 1.5 घंटा, सवा घंटा, 1.5 घंटा अपना स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम जारी रखते हैं। क्योंकि कहा गया है, सबसे प्रथम निरोगी काया। आप स्वस्थ रहें, ये आपका प्रथम कर्तव्य है। तो ये केवल अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो है ही, लेकिन इसका असर बच्चों पर भी पड़ता है। आज हमारे छोटे छोटे नाती हैं, वो भी जिम में आते हैं, बहू हैं वो भी जिम में आती हैं, और लड़के तो फिट हैं। तो स्वस्थ रहना, और मैंने पहले बताया कि आपकी दिनचर्या क्या होती है जी, इसको लोग वॉच करते हैं। मतलब लोग कहते हैं अखाड़े से संसद तक। तो मैं देख रहा हूँ ये आपने जो पूरा फैसिलिटी बनाया हुआ है, थोड़ा सा आपके बारे में जब लोग कहते हैं कि ये तो बाहुबली हैं, तो जब कोई आपको हमेशा कहा जाता है कि वे पहलवान बाहुबली, तो फिर क्या प्रतिक्रिया आपकी क्या रहती है? बाहुबली मतलब डरना चाहिए लोगों को आपसे? जैसे आपने कहा कि हमने बना रखा, देखिए आप गांव के सामने जाएंगे तो एक खेल मैदान बना रखा, और कोई सरकारी बजट उस पर नहीं है। बहुत सुंदर खेल मैदान है, और पूरे लोकसभा में ये मान करके चलिए कि 15 खेल मैदान हमने बना रखे हैं, जहाँ बच्चे सेना की तैयारी करते हैं, कोई अपने फिटनेस के लिए करता है। और मेरी कोशिश रहती है कि हर जगह कोई ट्रेंड आदमी जो एक्सरसाइज करा सके, क्योंकि गलत बच्चे गलत एक्सरसाइज कर जाते हैं। तो ये मेरा शौक है, विजन है। और दूसरा सवाल जो आपने कहा कि बाहुबली, मैं पहला बाहुबली ऐसा हूं, आप मेरे गांव में बैठे हैं और आप लोगों से भी मिल सकते हैं। सन 1974 में मेरा घर गिराया गया, और अपना ही घर गिरने पर मेरे ऊपर मुकदमा कायम हुआ डकैती का और गोली चलाने का, 307 का, और 7 दिन जेल में रहने का मौका मिला। और अपना ही घर गिराया था लोगों ने जी। तो जब आप किसी बड़े लोगों से लड़ेंगे तो आपको ये सब करना पड़ेगा, आपको ये सब सहना पड़ेगा। और मेरी लड़ाई शुरू से ही, एक कह लीजिए कि खानदानी विरासत में एक बहुत बड़े आदमी से हमारी लड़ाई शुरू से चल रही है। लड़ाई मतलब खून खराबे की नहीं, राज परिवार। हाँ, राज परिवार, खून खराबे की नहीं। उन्होंने तो खून खराबे की कोशिश की। विश्वनाथ प्रताप सिंह चीफ मिनिस्टर थे, उनके समधी थे, उन्होंने इनकाउंटर कराने का प्रयास किया अयोध्या में, सब जानते, बच्चा जानता है। और अटैक भी कराया मेरे ऊपर, और वो तो नहीं थे लेकिन उनका हाथ था। आज ही मेरे शरीर में गोली है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है।
स्टेन गन का बुलेट है यहाँ पर। तो जब आप किसी बड़े से लड़ेंगे तो आपके ऊपर कुछ आरोप आएंगे और आपको अभी अपने सेफ्टी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। अगर किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। बिल्कुल फिल्मी अंदाज वाली बात करी आपने, लेकिन आपके ऊपर भी बड़े संगीन आरोप लगे। जेल में वो पहला समय नहीं, उसके बाद भी आप काफी समय तक रहे। आपके ऊपर हत्या के आरोप भी आपके ऊपर लगे। देखिए, एक दौर ये था कि चाहे जितने, जैसे फैजाबाद, ये जो आज हम बैठे हैं आप, ये अब देवी पाटन मंडल के नाम से आ रहा है, देवी पाटन मंडल कमिश्नर, ये फैजाबाद कमिश्नर थी। और एक ब्रजभूषण तिवारी जी थे फैजाबाद में, तो उनके सारे मुकदमों को हमारे ऊपर ट्रांसफर करके वो क्राइम हिस्ट्री बनाई गई। तो उसमें इतनी सच्चाई नहीं है, लेकिन हाँ, मैं अन्याय का विरोध किया छात्र जीवन में भी और आगे भी करता रहा, और मैं कभी दब करके राजनीति नहीं किया। लेकिन एक भी कोई ऐसा संस्मरण किसी के पास नहीं है कि मैंने किसी गरीब का घर कब्जा किया हो, गरीब को सताया हो, शरीफ को बेइज्जत किया हो। एक भी संस्करण कोई ला करके नहीं दे सकता। एक हत्या कहते हो आप भी, कहते हैं कि एक व्यक्ति को मैंने भी मारा है, उसमें मैंने सुन रहा था कहीं पर। हाँ, वो आपने लल्लन टॉप का इंटरव्यू देखिए, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं है। ये पंडित सिंह के भाई थे रविंदर सिंह, उनको मैं मना कर रहा था कि आप मत जाइए, लेकिन दुर्भाग्य था कि वो पहुंच गए। और एक आदमी ने आते ही, एक रणजीत सिंह थे, उन्होंने हवाई फायर कर दिया। और जो किंकर सिंह जी हैं आज भी जिंदा है, वो एमएलए भी रहे हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष रहे हैं। एक पार्टी वो थी और एक पार्टी रणजीत सिंह थी। हम समझौता कराने गए और किंकर सिंह और हम दोनों आदमी हाथ मिला करके बात करी, और इतने में रणजीत सिंह गाड़ी से उतरे, उन्होंने हवाई फायर कर दिया और गोली चलने लगी। दोनों तरफ से गोली चलने लगी तो तब तक देखा, एक आवाज आई तो देखा कि रविंदर सिंह को गोली लगी। आपके काफी करीबी थे। करीबी क्या, अब क्या बताएं क्या थे, परिवार था। तो जैसे मैंने देखा, और वो बंदूक लेकर के ऐसे मुड़ा जाए हमारे तरफ, तो जब हमने राइफल ऐसे की तो भागने की कोशिश किया, तो मैंने उसको मार दिया वहां, और उसमें कोई वो नहीं है। और उसी गोली का छर्रा यहाँ भी है, यहाँ भी है। क्रॉस फायरिंग हुई थी और वो चली थी गोली 40 मिनट पर, और उसमें 2-3 लोग मरे, और छर्रा तो आज भी हमारे शरीर में है। जब आप ऐसी बातें करते हैं तो कई सारे युवा देखते होंगे, उनको भी बड़ा ग्लैमर लगता होगा इस तरह बाहुबली बनने का, गोलियां चलाने का, एक तरह का। परिस्थितियां बदल गई। एक समय था, देखिए एक समय था इसका कि लोग बंदूक लेकर के चलते थे तो लोग पसंद करते थे। अब बंदूक लेकर के कोई चलता है, दरवाजे बैठने नहीं देना चाहता। इसका खामियाजा लोग भोग चुके हैं। लेकिन जैसे एक संजोग है कि आप जा रहे हैं और अचानक गोली चलती है, तो आपके हाथ में राइफल है, तो अगर नहीं चलाएंगे तो मारे जाएंगे। तो मेरे जीवन में जैसे ये कहते हैं, इसको इस संदर्भ में लीजिए कि कहते हैं बाहुबली है या और कुछ कहते हैं। हाँ, एक हत्या मेरे हाथ से हुई है, वो भी सेल्फ डिफेंस में हुई है, वो भी उसके निशान आज भी मेरे शरीर में, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी आज भी निशान है मेरे शरीर में। तो उस ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे जब 20-25 आदमी एक तरफ से, 20-25 आदमी एक तरफ से और फायरिंग कर रहे हैं, तो उसमें क्या करेंगे? तो मेरा रोल क्या होना चाहिए? लेट जाना चाहिए। क्या लेट कर हम बच जाते? आपका सबसे बड़ा कहते हैं कि आपके जो राजनीतिक जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, वो जो राम मंदिर वाला पूरा एक जिस तरीके का आंदोलन चला, उसमें आपकी भूमिका पर आया। आडवाणी जी के साथ आपने बहुत काम किया। उसके बाद आपके ऊपर जो आरोप था बाबरी मस्जिद ढांचा गिराने का, उसमें 40 आरोपियों में आप भी एक आरोपी थे। उसके बाद से आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट आया, जेल भी जाना पड़ा उसके लिए आपको। देखिए, चूंकि मैं अयोध्या में रहता था और छात्र जीवन मेरा अयोध्या में बीता, और साधु संतों से बहुत संपर्क था, आज भी है। और आज भी मैं अकेला एक ऐसा गृहस्थ हूँ, गृहस्थ और साधु में अंतर होता है। आज भी एक अकेला गृहस्थ हूँ कि हम जब हनुमानगढ़ी पर जाते हैं, अयोध्या में जाते हैं, तो जो हमारे लोगों के समकालीन जो संत थे, उनके जो शिष्य हैं, वो पैर छूते हैं, तो मैं रोकता हूँ कि आप पैर मत छू,
तो कहते नहीं, आप मेरे गुरु जी के भाई हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि अयोध्या में आप जाकर के पूछें, जितना चर्चित, जो चर्चा में रहने वाला छात्र आज तक अयोध्या में नहीं हुआ। और मैंने अयोध्या में जो जरा सा भी चर्चा में आया तो किसी ने मंदिर कब्जा कर लिया, किसी ने जमीन कब्जा कर लिया, क्योंकि बाहर के लोगों के ज़्यादा हैं वहाँ पर। मैं ही एक आदमी हूँ कि मेरे पास एक कोठरी अयोध्या में नहीं है, और जबकि मेरी पूरी अयोध्या मेरी है। तो उस कारण मैं सबके संपर्क में रहा। जैसे हनुमानगढ़ी, अब हनुमानगढ़ी और विश्व हिंदू परिषद का तालमेल नहीं बनता था। वहाँ ज्ञानदास थे, वो उनका दूसरा राग रहता था, कभी कभी चंद्रा स्वामी आ जाते थे, कभी वो आ जाते थे। अब तो जैसे ज्ञानदास की और अशोक सिंघल की भेंट कराना है, कौन कराएगा? मैं कराऊंगा। लोग तो हिम्मत नहीं पड़ती ज्ञानदास के पास चले जाए। मैं दोनों की मीटिंग कराता था। और उधर वो अवैधनाथ जी थे, वो पुत्रवत मानते थे, परमहंस जी थे, नृत्य गोपाल दास जी हैं, या जितने भी हैं, मतलब आप कह लिए गृहस्थ होते हुए संतों पर बहुत अच्छा संबंध मेरा था। और राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग जुड़े और बड़ा दौड़ा किया गया हर तरीके से। मुलायम सिंह ने 89 में जब पहली घटना घटी थी तो उसमें 3 महीना पहले मुझको गिरफ्तार कर लिया था। सबसे पहली गिरफ्तारी उन्होंने मेरी कराई थी, और उसमें भी 307 और मोटर व्हीकल एक्ट और ये सब करा करके भेज दिया। तो मैं रात में अकेले सोचता था कि भाई इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है और क्यों भगवान ने आपको यहाँ क्यों भेजा। तो फिर जब कार सेवक पूरे देश के बंद होकर के आने लगे अयोध्या में, और जब मैंने उनकी भोजन पानी सेवा की व्यवस्था किया, उमा भारती भी आई, उनकी भी व्यवस्था किया, तब मुझे लगा कि एक तो मेरी जान बच गई, क्योंकि मैं पुल पर रहता तो मारा जाता। तो एक तो भगवान ने मुझे बचाना था, और दूसरा ये कार सेवकों को, जो कोई साउथ से है, कोई मध्य प्रदेश से है, जिनको कौन पूछेगा। आपको पे ऊपर तो सीधे तोड़ने का आरोप भी लगे? नहीं, तोड़ने का आरोप तो देखिए, साजिश का आरोप, तोड़ने का आरोप आपके ऊपर लगे? देखिए, सच्चाई ये है कि आडवाणी जी ने कहा था कि इस बार प्रतीकात्मक कार सेवा नहीं, क्योंकि जो जमीन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अधिग्रहण किया था उसको विश्व हिंदू परिषद ने परचेज कर रखा था, ट्रस्ट ने परचेज कर रखा था, और उसी अधिग्रहण को चुनौती दी गई थी, और 5 तारीख को जजमेंट आने वाला था। तो आडवाणी जी को पूरा विश्वास था कि जजमेंट फेवर में आएगा। अच्छा, मान लीजिए आ गया कि अधिग्रहण अवैध है, तो अधिग्रहण अगर अवैध है तो जमीन किसकी? विश्व हिंदू परिषद की। लड़ाई तो इतने थी ना कि गवर्नमेंट ने अधिग्रहण किया है, वो गलत है, लेकिन जमीन तो इनकी थी, तब भी कार सेवा चलती। लेकिन 5 तारीख को जो जजमेंट रिजर्व कर दिया गया तो कोई स्टे हो गया, मतलब कि अब यहाँ कुछ हो ही नहीं सकता। तो सवेरे बहुत बड़ी चूंकि तैयारी थी कि कार सेवा चलेगी, मैं अंदर की बात बता रहा हूँ खुल करके कि कार सेवा चलेगी, कोई तोड़ने का इरादा नहीं था, और काम वहाँ चल ही रहा था। लेकिन उस दिन जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, तो एक तरह अगर कार सेवा चलती है तो हाई कोर्ट का, न्यायालय का अपमान होता है। तो इसीलिए नेताओं ने, आडवाणी जी थे, शेषाद्री जी थे हमारे संघ के, उमा जी थी, हम लोग थे, विनय जी थे, नृत्य गोपाल दास जी थे, सारे लोग थे। और जब स्थिति उपस्थित हो गई पहले कार सेवक आए, उनसे कहा गया कि आप जाओ सरजू जी, बालू ले आओ, पानी ले आओ, तो बेचारे चले गए। क्यों लग गया बहुत बड़ा। जब दूसरी बार उनसे कहा गया तो उनके समझ में आ गया कुछ, और हमला कर दिया, सबको धक्का मार करके, सबको धक्का मार करके। किसी की सुन नहीं रहे? नहीं, किसी को नहीं सुना, कोई नहीं सुना, सबको ऊपर जाना पड़ा, नीचे कोई खड़ा नहीं पाया लेता। तब जब हमला हो गया और ये हो गया कि बाबरी मस्जिद पर कोई डाल नोच रहा है, कोई तार नोच रहा है, कोई ये नोच रहा है, तो बदनामी हो ही गई। तो फिर हमारा रोल इतना है कि वहाँ जो स्टोर था वो एक कृष्णा गोयल थे, अभी भी है, वो हमारे आदमी थे, और हम लोग वहाँ कुछ काम चल रहा था तो रोज जाते थे। तो फिर हमारे समझ में आया कि अब तो बदनामी हो ही गई, तो कुछ काम किया जाए। तो हम और शंकर दास मर गए, और देवेंद्र सिंह अभी जिंदा है। तो हमने स्टोर का खोला दरवाजा, और हमने गैती और ये निकाला और लोगों को देना शुरू किया।
और इतना वो नहीं था कि आप यहाँ से वहाँ चले जाएं, अगर गहती भी गई तो हाथों हाथ गई, हाथों हाथ गई। फिर सब लोगों ने हम लोगों ने इशारा करना शुरू किया, क्या किया जाए, कैसे ये गिरेगा। तो फिर ये हुआ कि इसमें होल किया जाए। तो ये नहीं कि हम लोगों ने जाकर, क्योंकि आप जा ही नहीं सकते थे, और होल करना शुरू हो गया। गई थी उससे फिर कारसेवकों ने, कुछ ने वहाँ सरिया पड़ी थी तो उसको भी जुगाड़ बना लिया, जुगाड़ करके। और इतना वो था कि कोई किसी का सुन नहीं रहा था। आप सोचो कि जब पहला गुम्मद गिरा है, 3-4 आदमी 5 आदमी उसके ऊपर चढ़े थे, मना करने के बाद कोई नहीं आया, सब और गिरे मर गए। और एक मारुति बहन हमारी थी, अकेले वही चल रही थी उस दिन, क्योंकि वो रोज जाती थी वहाँ, और कृष्णा गोयल जी इस्तेमाल करते थे। तो उसी बैन को कारसेवक चलने दे रहे थे, उसमें जिसको चोट वोट लगती थी उसको जो है करने देते थे। तो आपका रोल तो उसमें रहा ही। रहा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कुछ उसका मलाल है आप? नहीं, कौन मलाल, क्या मलाल है। जब मीर बाकी ने तोड़ा, जब उनको मलाल नहीं है तो हम लोगों ने ठीक किया, तो इसमें क्या मलाल है। मैं थोड़ा चुनाव के ऊपर आ जाता हूँ। अब क्या स्थिति बन रही है इस बार? लोग कह रहे हैं कि जो एमएलएज हैं यहाँ पे, जो आपके लोकल प्रतिनिधि हैं, उनके खिलाफ गुस्सा बहुत है। ये माना जा सकता है कि कई ऐसे एमएलए थे जिनके खिलाफ गुस्सा था, लेकिन ये सब सारी बातें खत्म हो चुकी है। ये चुनाव बिल्कुल मोदी जी के नाम पर, योगी जी के नाम पर हो रहा है। ये सब छोटे मोटे भेद सब जो है समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि सामने वाले ने भी बहुत अच्छा कैंडिडेट दिया। अखिलेश यादव जी ने भी जिस प्रकार से कैंडिडेट दिए हैं, जिस प्रकार से लोगों की जिंदगी खराब की है, तो हम कह सकते हैं कि उसमें सबसे बेहतर बीजेपी ने ही दिया है कैंडिडेट। कम से कम सिटिंग विधायक को दिया है। तो सिटिंग विधायक से कुछ नाराज होते हैं तो उसके पक्ष में भी कुछ लोग होते हैं, ऐसा नहीं कि सबके सब जो है पक्ष में नहीं होते हैं। लोगों से बात कर रहा था, कह रहे थे कि इस बार तो सांसद साहब को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, क्योंकि नाराजगी बहुत है लोगों। नहीं, हो गया। हमने सबसे पहले क्या काम किया कि हमने ये जी, हमारे इस देवीपाटन मंडल में 20 विधानसभाएं आती है, और वैसे अगल बगल भी मैं जाता हूँ, जैसे अयोध्या गया हूँ, अब तक 28 विधानसभाओं पर मैं जा चुका हूँ। लेकिन देवीपाटन मंडल की जो हमने शुरुआत की, सबसे पहले शुरुआत की मैंने असंतुष्ट लोगों की बैठक बुलाई, ना कि संतुष्ट लोगों को, असंतुष्ट लोगों की बड़ी बैठक बुलाई। और हर विधानसभा में एक एक बड़ी बैठक करके पहले उनका असंतोष दूर किया, उनका जो है जो असंतोष था उसको दूर किया गया। और चाहे कैंडिडेट अच्छा हो या खराब हो, कोई हो, हमारे देवीपाटन मंडल में आज के तारीख में कैंडिडेट को लेकर के कोई आलोचना नहीं, क्योंकि ये चुनाव सीधे मोदी जी के नाम पर लड़ा जा रहा है, सीधे योगी जी के नाम पर लड़ रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये चुनाव गरीब लड़ रहा है, गरीबों में कोई भटकाव नहीं है। हाँ, तो क्या जो आपका एक कुछ बयान भी बड़ा चर्चा में आया, ओबीसी को लेकर भी आपने कुछ बातें कही, तो लोग इसीलिए कहते हैं कि ये तो देखिए बीजेपी की बी टीम। मैं जानबूझ करके बयान नहीं दिया। मैंने देवीपाटन मंडल में आज के साल भर पहले मैंने एक सर्वे कराया था, उसमें बड़ी जानकारियां निकल करके आई। तो मैंने देखा कि यहाँ जो मुस्लिम समाज है वो 90% जो है वो हिंदू से कन्वर्ट है। और हमने अपनी तरफ से नहीं करा, मैंने उन्हीं मुस्लिम नेताओं के जो बुजुर्ग लोग उनके बयान लिए। अब उनको नहीं पता था कि हम करा रहे हैं, और फिर बाद में मैंने बता भी दिया कि बताओ सांसद जी करा रहे हैं, तो वो निकल करके आया। तो उसी में मेरी थोड़ी रुचि बढ़ी कि जरा देखा जाए कौन कौन है। फिर इतिहास को भी थोड़ा सा आप लोगों से जैसे चर्चा होगी, कुछ आपसे चर्चा होगी, कुछ आपसे चर्चा होगी, तो उसी में निकल करके आया कि ये तो हिंदू थे। और ये कहते हैं कि 1200 वर्ष हमारे बुजुर्गों ने राज किया है। तो टीपू सुल्तान के समय आपके दादा या परदादा जो होंगे वो कन्वर्ट हुए हैं, तो आप 1200 वर्ष कैसे राज किया। टीपू सुल्तान कब टीपू सुल्तान थे? हमको लगता है अंग्रेजों से लड़े हैं वो टीपू सुल्तान, और उसी समय इनके परदादा कह लीजिए वो कन्वर्ट हुए हैं, हिंदू से हुए हैं। तो ये कोई हमारा आरोप नहीं है, हमारा ये कहना है कि मैं तो अपने क्षेत्र में जाता हूँ, लोगों से कहता हूँ कि भाई देखिए आप मुसलमान हैं, आप मुसलमान धर्म में रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। क्योंकि आज हम आपको मिलाना भी चाहें तो सबसे बड़ा सवाल है रोटी बेटी का सवाल पैदा होगा। अभी उतनी बड़ी मानसिकता नहीं, संकीर्ण मानसिकता, रोटी बेटी का सवाल होगा। हो सकता है लोग बेटी ले लें,
लेकिन बेटी देना, तो ये तो देखा जाएगा आगे चल करके। लेकिन मेरा जो आशय रहता है, मैं ये बताता हूँ कि 5 पीढ़ी पहले आपका ब्लड और हमारा ब्लड, ये भाव हमारे अंदर पैदा हो जाए। हमारा किसी का चिढ़ाने का नहीं, कि आप जानो कि हम एक हैं, हम एक ही खून है और एक ही माता पिता की संतान। शांति से रह सकते हैं क्या मुसलमान यहाँ आपके? बिल्कुल बिल्कुल रहते हैं, बिना किसी डर के? बिना डर के, कोई नहीं। मुझको ले चलिए किस घर में चलूँ, अभी चाय नहीं। आपसे तो वैसे ही लोग डर जाते हैं। नहीं, प्यार से छोटे बच्चे, आप फोटो देखा करिए, छोटे बच्चे, औरतें, महिलाएं। हाँ। हमारा साल भर का कार्यक्रम उठा करके देखिए, हाँ। साल भर का उठा करके फोटोग्राफ देखिए। मैं शिक्षा के क्षेत्र में कुछ काम करता हूँ, हमेशा कुछ करता रहा, फोटोग्राफ देखिए, आपको लगेगा डर है, डरने कोई सवाल नहीं। जब सांसद साहब का क्या प्रेडिक्शन है इस बार का, किस मुद्दे पर सबसे बड़ी, लोग बार बार कहते हैं बीजेपी बेरोजगारी दूर नहीं कर पाई, अब जब कहते हैं सुरक्षा तो उधर से कहते हैं बेरोजगारी। देखिए, इधर विशेष करके इधर 19 से जो परिस्थितियां देश की है और जिस प्रकार से आंतरिक चुनौती भी है, आंतरिक चुनौती से कोरोना, बाहरी चुनौती से चीन, और उसमें सब कुछ संभालना कि कोई काम भी न रुकने पावे, अर्थव्यवस्था भी न डगमगाए, गरीबों को भोजन भी मिलता रहे, सड़कें भी बनती रहे, कॉलोनी भी बनती रहे। हम समझते हैं कि इतना अच्छा काम किसी सरकार ने किया नहीं। और जहाँ तक मुख्यमंत्री जी का है, हमारे उत्तर प्रदेश का, ये तो मान लीजिए आपकी अर्थव्यवस्था को उन्होंने बहुत मजबूत किया है, जो लीकेज था उसको बहुत दूर किया है। यही जो बिजली, जैसे आज पहले 4 घंटा या 5 घंटा या 6 घंटे आती थी, 4 जिले केवल ऐसे थे जहाँ बिजली ठीक ठाक रहती थी। मैनपुरी, इटावा, अलग कल्चर था, रामपुर, 4-5 जिले बदनाम थे कि वहाँ बिजली रहती है। लेकिन आज देखिए सुधार कैसे हुआ। यही बिजली अखिलेश जी के सरकार में 7 रुपया या 7.5 रुपया पर जो है वो क्या कहते हैं पर यूनिट खरीदी जाती थी, जबकि भारत सरकार 2.5 रुपये में तैयार थी, तो नहीं लेते थे, और 7 रुपये वाली लेते थे। तो अगर इसी से तुलना कर लीजिए तो 2.5 गुना हो गया, अंतर आ गया। और एक्साइज से भी मतलब हमको जहाँ तक जानकारी है कि 12,000 करोड़ रुपए तक, जब पोंटी चड्ढा का पूरा सिस्टम चलता था 12,000 करोड़ का सिस्टम था, और इस समय एक्साइज से 36,000 करोड़ का पर ईयर जो है इनकम है। तो बाबा ने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया, बड़े लीकेज बंद किए, और उसके कारण विकास के काम नहीं प्रभावित हुए। और एक चीज आप जान लीजिए कि मुख्यमंत्री जी ने ये नहीं देखा कि हम कहाँ जाएंगे, मुझको 5,000 आदमी सुनने आएगा, कहाँ जाएंगे तो हमको 2,000 आदमी सुनेगा। वो दौड़ा बहुत करते रहे कोरोना काल में भी। पर सांसद साहब, इतना सारा काम करने के बाद भी जब चुनाव भी आते हैं, मोदी जी की मैं पीछे तस्वीर भी देख रहा हूँ, वहां आपने लगाई हुई है, योगी जी की भी तस्वीर लगी हुई है, बाकी सारे नेताओं की भी लगी हुई है। जब चुनाव आते हैं तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि देखिए साइकिल पर ही क्यों बम रखा। लोग अब ये, आप क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी रहे, तो अब कह रहे हैं कि लोग जो आम आदमी की सवारी है उसका अपमान करने का क्या मतलब है? आपको इस तरह के बयानों को औचित्य है क्या कोई? क्योंकि कई घटनाएं घटी, साइकिल पर एक आसानी से आदमी निकल जाता है, आसानी से आदमी निकल जाता है। बम तो गाड़ियों में भी रख देते हैं। हाँ, गाड़ियों में रखते हैं, लेकिन जैसे आसानी से साइकिल पर जो है आदमी कहीं भी घुस जाता है। तो ज्यादातर घटनाएं घटी, उसे संदर्भ में नाम ले लिया, और कोई ऐसा हमको नहीं लगता कि अखिलेश यादव कह रहे हैं आम आदमी की सवारी की बेइज्जती कर रहे हैं मोदी। ठीक है भाई, आम आदमी की सवारी तो आम आदमी के, जैसे एक्सीडेंट भी हो जाता है, मोटरसाइकिल का भी एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रैक्टर का भी एक्सीडेंट होता है, घटनाएं घटती रहती है, लेकिन वो कोई साइकिल का वो नहीं है। एक मुंह से जब आप भाषण करिए तो कुछ फ्लो बनता है, उसमें चीजें निकलती है। तो कितना सांसद जी प्रेडिक्शन है आपका इस बार का? गोंडा के इलाके में जो सीटें हैं उस पर कितनी जीत रही है भारतीय जनता पार्टी? और ईमानदारी से बताइएगा, आप साफ गोई से बात करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से बताइएगा, ये मत कहिएगा बिल्कुल हमारी वैसी लहर चल रही है। देखिए, 20 विधानसभा देवीपाटन मंडल में आती है, 18 हमारे पास थी, और एक भी मैं कम नहीं देख रहा हूँ। 18 के 18 दोबारा? हाँ, 18 भी हो सकती है, 19 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है। अभी तक की जो हर जगह की रिपोर्ट आ रही है उसमें ऐसा नहीं है कि बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा, जबरदस्त नुकसान हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 18 सीट थी, 19 भी हो सकती है, 18 भी हो सकती है, 17 भी हो सकती है, 16 नहीं हो सकती।
या तो एक सीट बढ़ेगी या एक का नुकसान होगा, पर उससे ज्यादा एक वो है 1 2 3 मार्जिन लेकर के चलना पड़ता है। मैं कोई गणतज्ञ नहीं हूँ, हाँ। ना मैं कभी कोई सर्वे वर्वे कराता हूँ, गणतज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ 20 सीट थी देवी पाटन मंडल में और मान करके चलिए कि 90% रिजल्ट है। कुछ ब्राह्मण ठाकुर नाराजगी, लड़ाई झगड़े का कुछ नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है, क्योंकि जगह जगह बात हो रही है कि ठाकुरों से ब्राह्मण बड़े नाराज चल रहे हैं, योगी जी ने जिस तरह से ठाकुरवाद फैलाया है। देखिए, हमारे यहाँ ऐसा कोई मुद्दा नहीं है और ठाकुरवाद और ब्राह्मणवाद का कोई नहीं है। ब्राह्मण बहुत जबरदस्त तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना रहा है और ये चंद लोग हैं जो ऐसी बातें करते हैं, जैसे बसपा कह रही है कि सब ब्राह्मण, अब रिजल्ट आएगा देख लीजिएगा ब्राह्मण कहाँ है। ब्राह्मण आप मान करके चलिए कि 100% है। अंत में आपके बारे में कहते हैं कि बड़े फ्लैम्बॉयंट आदमी है, मतलब अंग्रेजी का जो शब्द है, घोड़े वोड़ों का भी शौक है आपको, तो आपने पाले हुए यहाँ पे? हाँ है, घोड़ा है, कुत्ते हैं, घोड़े हैं, गाय हैं, करीब 50-60 40-50 भैंस हैं और मैं जब रहता हूँ तो सबको गुड़ खिलाता हूँ और ये मेरा शौक बचपन से। सवारी आप भी करते हैं क्या? हाँ, ये अब नहीं कर पाते, हाँ, लेकिन घोड़े हैं। तो ये जो गाय की आप बात कर रहे थे, छुट्टा पशु का बड़ी दिक्कत समस्या है। हर किसान यही बात कहता है कि हम तो अब सुबह खेती करो और रात को अपनी रखवाली करो। देखिए, मोदी जी को उस पर बात करनी पड़ गई। हाँ, हमने मोदी जी से हम लोगों ने बात की, एक छोटी मीटिंग में बात की थी और मोदी जी ने कुछ सुझाव भी दिए। देखिए, आज ये एक समस्या, पहले बैल जो है दरवाजे के सान होते थे और जब से मशीनरी युग आया धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हुआ और किसी ने ये नहीं सोचा कि इसका प्रयोग जो घट रहा है तो कोई दूसरा रास्ता निकाला जाए। किसी ने नहीं सोचा, इस पर काम नहीं हुआ। आज मोदी जी की सरकार में इस पर काम हो रहा है। एक तो पहला काम ये हुआ कि बछड़े कम पैदा हो, इसके लिए एक इंजेक्शन आता था 1250 रुपए का, हमने योगी जी से मिलकर के उसको 250 रुपये कराया कि उसका इस्तेमाल करें लोग, जिससे बछड़े कम हो और फिर इनका कोई इस्तेमाल निकाला जाए। सरकार लगी हुई है कि बछड़े कम पैदा हो और गाय पैदा हो, गाय को लोग पालें। लेकिन देखिए, गाय भी छोड़ना शुरू किए, छोड़ेगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य है, एक समय था बैल दरवाजे की सान होता था, आज उसका प्रयोग नहीं रह गया, तो उसका प्रयोग कहां किया जाए, कैसे किया जाए, ये सोचना पड़ेगा। और कुछ लोगों ने गाय भी छोड़ना शुरू कर दिया। अब क्यों छोड़ना शुरू कर दिया? ये पहले परंपरा शहरों में चलती थी कि बच्चा रहता था, गाय छोड़ देते थे और फिर गाय शाम को आ जाती थी, उसे खिलाते पिलाते दूध ले लेते, बांधने की भी जगह नहीं रहती थी, छोड़ देते। अब ये गांव में पहुंच गई, तो चलो भाई, सरकार ने तमाम गौशाला खोला, तमाम स्कीम लगाया। गौशालाओं की हालत तो बड़ी खराब है, बहुत खराब है। बहुत सरकार की विफलता मानते हैं ना उसे आप? नहीं, बहुत अच्छी नहीं है, ये नहीं है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, सरकार ने इंतजाम किया, प्रयास किया, प्रलोभन दिया कि कोई पाल लेता है, टैग करा ले, 30 रुपए रोज ले, चलिए उसको बढ़ाने की जरूरत है और भी इसका प्रयोग करने की जरूरत। अखिलेश यादव आएंगे तो क्या करेंगे? वो 1 महीना के अंदर क्या कर देंगे? आप पब्लिक से पूछिए। हमने पूछा कि भाई अब बताओ, इतने प्रयास के बाद भी ये समस्या है, अखिलेश यादव क्या करेंगे? तो कहते हैं कि पब्लिक बोलती कटवाएंगे। तो हमने कहा ये उचित है या नहीं? उचित नहीं है। तो हमने कहा आज इनका प्रयोग नहीं रह गया है तो इनको कटवा दिया जाए। कल बूढ़े बाप बैठे हैं वहाँ बरामदे में, उनका प्रयोग नहीं है तो उनको भी नमस्ते कर दिया जाए। क्या फायदा खिलाने पिलाने से उनको, बूढ़ी माँ को भी। तो इसका इस्तेमाल खोजना पड़ेगा और इस्तेमाल खोजा जा रहा है और ये इशू हमारे इलाके में नहीं। आपके इलाके में इशू नहीं है? हेलीकॉप्टर भी है क्या आपके पास? मुझे किसी ने बताया कि हेलीकॉप्टर भी। अरे है, खड़ा है। यहीं खड़ा है? हाँ, यही सामने खड़ा है। तो हमें दिखा तो दीजिए। हाँ, देख लीजिएगा अभी जाते समय। आपके साथ चल रहे हैं हम अभी देखने के लिए? नहीं, हम तो लोगों से मिलेंगे, आप जरूर देख लीजिएगा, वहीं बगल में घोड़ा है, आपके साथ भेजेंगे किसी को। तो हेलीकॉप्टर और कितने ऐसे आपको लगता है एमपी होंगे इस देश में जिनके खुद के घर में हेलीकॉप्टर और घोड़े खड़े हैं? अरे बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। बहुत पैसा कमाया लोगों ने। अब इसको पैसे से ही मत लीजिए लेकिन बहुत लोग हैं। तो आपको जब जाते हैं अपनी रैली में तो अपना ही हेलीकॉप्टर लेके जाते हैं? नहीं, हम जैसे ये थोड़ा है कि हर रैली में हम तो गाड़ी से चलते हैं। हाँ। लेकिन जैसे अब चुनाव है, अब गोरखपुर जाना है, कैसे जाएंगे? गोरखपुर से आकर के गोंडा भी आना है तो उसका इस्तेमाल करते हैं। स्कूल कॉलेज है
अब जैसे हमारे 5-6 जिले में स्कूल कॉलेज है, अब मैं बच्चों से मिलना है तो जाएंगे अपने। लोग यही कहते हैं यही है बृजभूषण जी की ठसा, रहना दी कोई दिक्कत नहीं है, यही चलना है। लोग चोरी चोरी करते हैं, हम खुलकर करते हैं, खुल के चोरी चोरी करते हैं ना, सबके पास है, के पास है। कुछ लोगों ने दबा रखे हैं, आप सीधा दिखा। सबके पास है, हमारा हम दबा क्या भाई, हम तो कोई ऐसा तो है नहीं कि नंबर 2 का कोई मामला है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग चोरी चोरी करते हैं। तो शौक है आपके? शौक नहीं, जरूरत है। जरूरत है। चलिए सांसद जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बड़ी बेबाकी से बड़ा मजा आता है उन लोगों से बात करने में जो बिल्कुल सीधा सीधा सवालों के जवाब दें ईमानदारी से। अगर मैं कह दूं कि मैं बहुत बड़ा संत हूं तो कोई मानेगा? आपने कहा कि आप दबंग हैं, आपके बारे में बड़ी चर्चा है, तो अगर कह दूं नहीं मैं जो है एक बहुत बड़ा सन्यासी हूं, कोई मानेगा? कोई नहीं मानेगा, सब जानते हैं। लेकिन और आपको भी वो इमेज सूट करती है, थोड़ा लोग भी नहीं सूट नहीं है, डरे वरे रहें तो ठीक रहेगा। नहीं नहीं, मेरी राजनीति नहीं है। देखिए, मेरा घर गिराने वाले उनके सबके बच्चे मेरी एक्सरसाइज कराते हैं। ये लगभग वही परिवार है जिन्होंने नाराज होकर के मेरा घर गिराया था। मैं प्रसोच की राजनीति नहीं केयर करता हूँ, और न करना चाहिए, गलती इंसान से हो जाती है। जोड़ने का काम मेरा है, मैं जोड़ता हूँ। और प्रमाण ले लीजिएगा, गांव में घूम लीजिए एक चक्कर, प्रसोच की राजनीति नहीं, ये दबंगई नहीं, डराना नहीं, किसी को नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई आदमी गलती कर रहा है तो आपको थोड़ा डांटना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। पहले गांव में जैसे आप देखिए, आज चीटिंग बहुत बढ़ गई। कोई 1 करोड़ लेकर चीटिंग कर रहा है, कोई 2 करोड़ लेकर के चीटिंग कर रहा है, कोई 3 करोड़ लेकर के चीटिंग कर रहा है, कोई भाई के साथ बेईमानी कर रहा है, कोई उसके साथ। इसका क्या हुआ कि लोगों ने हस्तक्षेप करना बंद कर दिया। क्योंकि पहले घर के बंटवारे होते थे तो मामा आ गए और 2 पड़ोसी आ गए, बांट दिए, भैया तू इधर ले, तू इधर ले, ये कारोबार कर लो। आज सब खत्म हो गया, नेपाल कम जा रहा है। तो अब जो लोग ऐसा काम करवा देते थे उनको आप माफिया कहेंगे, तो ठीक है माफिया कहो भाई। वो डर के मारे बैठ गए, हम नहीं समझौता कराते। देख लो कोर्ट में कितने मुकदमे हैं, देख लो कितनी चीटिंग पहुंच गई है। आप किसी से कहिए, हाथ खड़ा कर देगा, नहीं भैया हम नहीं बुला कर कह सकते। कहेगा आपका पड़ोसी है, रुपया दबाया, कह दीजिए कि नहीं भैया हम नहीं कह सकते। तो इसका ठीक है, आप उनका नाम माफिया दे रहे हैं तो दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आप ये समझ लीजिए कि जो सोशल सेक्टर में जो गांव के अंदर मजबूत आदमी बैठा था या कस्बे में मजबूत आदमी बैठा था, और जो लोगों की बैठा करके समझौते करा देता था या थोड़ा डांट फटकार देता था, उसका खराब भी रूप है, अच्छा भी रूप, उससे झगड़े कम नहीं होते। कभी सोचा था छात्र नेता से लेकर यहाँ तक पहुंच? हाँ बिल्कुल, प्लानिंग से, क्योंकि मेरे बाबा विधायक थे सन 1952 में, और मेरे 6 भाई थे। 4 भाई पहले मर गए, 1 भाई, अब वो लंबी कहानी हो जाएगी। लेकिन मुझे ये था कि अगर जिंदा रहना है तो मुझे स्थान बनाना पड़ेगा, और मैं आप समझ लीजिए कि एक कदम प्लानिंग से ही आया हूँ।